आजकल पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे एक लड़की है वो स्टेज पे डांस कर रही है। डांस करते करते अचानक से गिरती है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस, कभी जिम करते हुए, कभी रनिंग करते हुए, कभी एक्सरसाइज करते हुए, कभी डांस करते हुए, कभी सिंगिंग करते हुए, ऐसे बहुत सारे इवेंट पिछले कुछ टाइम में आए। और जहाँ पे जैसे ही ऐसे इवेंट आते हैं तो लोग बहुत सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इस मैं आज इस वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ और एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने कुछ एक्सपर्ट से, कुछ डॉक्टर्स से इसके बारे में डिस्कशन किया और जो रिज़ल्ट आया उसको मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हाय, माय नेम इज़ कुशल। मैं आई एम हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को उनकी दवाएं बंद कराने में और नेचुरल तरीके से कैसे आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करी है। तो मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचूं और ये सारी नॉलेज उन तक पहुंचाऊं जो प्योरली साइंटिफिक बेस्ड है। सो अगर अभी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दीज वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहले कि जब भी ऐसे इवेंट होते हैं तो सबसे पहले लोगों का विक्टिम ब्लेम शुरू हो जाता है, विक्टिम गेम शुरू हो जाता है कि अरे भाई, जिम करता है तो स्टेरॉइड तो लेता ही होगा, तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही है। या कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। या कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स टाइप के आ जाते हैं जो बोलते हैं अरे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी को भी कुछ हो सकता है, इसलिए अपनी खाने को एंजॉय करो। और डेफिनेटली आपको एंजॉय करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि एंजॉय नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सही चीज़ों को जानें और सही तरीक़ों से एंजॉय करें तो आपकी लाइफ और भी बेहतर हो सकती है। और फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी आ जाएंगे, वो आपको बताना शुरू कर देंगे कि आपको ये खाना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, ये चीज़ें एक्सक्लूड करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। इन अ वे मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सारी चीज़ें गलत हैं, बट येट ये सारे सिर्फ अनुमान हैं। मैं आपके साथ में कुछ साइंटिफिक मेथड शेयर करूँगा जिससे आपको पता लगेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। सो नंबर वन, कि जब ऐसे इवेंट होते हैं तो इनको बहुत सारे लोग हार्ट अटैक बोल देते हैं। ये हार्ट अटैक नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट है। अब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक आपकी बॉडी में, आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में जब प्लम्बिंग का इशू होता है तो आपको हार्ट अटैक होता है, लेकिन जब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इशू होता है तो वो कार्डियक अरेस्ट होता है। तो प्लम्बिंग के इशू में क्या होता है कि आप जैसे आपके घर में कोई पाइप है, उस पाइप में अगर कचरा जम गया तो उस कचरे को निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सेम चीज़ कि आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है, जब वहाँ पे ब्लड पहुँचने में प्रॉब्लम होती है तो हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, तो वो एक प्लम्बिंग इशू है। लेकिन अगर आपके घर में जैसे ही आग लगेगी तो शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, तो वो आग लगते ही क्या होगा कि एकदम से सारी चीज़ें जलेंगी और आपके पास टाइम नहीं होता है। सेम चीज़ होती है जब आपके पास हार्ट अटैक होता है, तो उसमें लगभग आधे पौन घंटे का टाइम होता है जहाँ पे हार्ट अपने आप को खुद रिवाइव करने की कोशिश करता है, वो कचरा साफ करने की या नया रास्ता बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो हार्डली 2-3 मिनट का टाइम होता है और उसी में सारा खेल हो जाता है। अगर किसी को प्रॉपर टाइम पे सीपीआर मिल गई तो जान बच भी सकती है। अब ये कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे आप इसको पहले से ही डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपना ईसीजी कराना होगा, कार्डियक अरेस्ट प्रीकर्सर का, राइट। तो आप ईसीजी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो खुद वो कर देगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब किसको किसको ये ईसीजी कराना है, तो सबसे पहले अगर आपकी फैमिली में कोई कार्डियक अरेस्ट की डेथ पहले हो चुकी है, फर्स्ट डिग्री फैमिली में अगर ऐसी कोई डेथ आपकी हो चुकी है तो आपको ये टेस्ट कराना, ईसीजी कराना है। दूसरा, अगर सिनकोप की प्रॉब्लम है, सिनकोप की हिस्ट्री है कोई, जैसे आप कोई अचानक चलते चलते एकदम से अनकॉन्शियस हो गए और कोई थकान नहीं थी या कोई भी चक्कर नहीं आ रहा था, एकदम से बस चलते चलते एकदम से अनकॉन्शियस हो गए, तो तब भी आपको ये ईसीजी कराना है। कोई अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट पेन अक्सर रहता है,
राइट, कि आपको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी चेस्ट पेन आपको होता रहता है, तो भी ये आपको टेस्ट कराना है। फिर अगर आप कोई यंग एज में है, 30-35 साल तक का है, और बार बार उसको पैल्पिटेशंस होते हैं, पैल्पिटेशंस मीन्स एकदम से धड़कन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, बहुत तेज़ धड़कन चलने लगती है, तो भी आपको ये ईसीजी कराना है। अगर आपकी स्लीप इरेगुलर है तो भी आपको ईसीजी कराना है। तो अगर इन 5 में से कोई भी सिम्टम आपको है, तो आप ईसीजी एक्सपर्ट के पास जाएं और अपना ईसीजी ज़रूर कराएं। 95% केसेस में इसमें कुछ भी नहीं निकलने वाला, ज़्यादातर केसेस में कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन आप अगर ये सारे सिम्टम हैं, तो आप अपने जो भी ईसीजी रिपोर्ट्स हैं उनको लेके डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें। और आपको 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आपको ईसीजी पढ़ना नहीं आता तो आपको सीखना नहीं है, आपको एक्सपर्ट के पास जाना है और 4 चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि उसमें डेल्टा वेव बन रही है या क्यूटी वेव बन रही है या एसटी वेव बन रही है या प्रोलॉन्ग क्यूटी बन रही है। तो आपको अपने ईसीजी को दिखाना है, और जो एक्सपर्ट हैं, जो रीड करते हैं, वो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से पढ़ के बता सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, मैं आपको रीड करके आपको बता सकता हूँ। तो आप जब आपके अगर कोई भी ऐसे पैटर्न बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनके पास जाइए, और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना होगा ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए। न्यूट्रिशन वाइज आपको क्या करना है, वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, दोनों के बारे में बताता हूँ। पहले आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन अवॉइड करनी है। आपको कुछ भी बीमारी होती है, एकदम से जुकाम हुआ, खांसी हुई या बुखार आ गया, तो आप गए और एंटीबायोटिक उठा लाए, ऐसा करना बंद कर दीजिए। ये आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत तेज़ी से डैमेज कर रहे हैं, ये करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ कि किसी भी तरह के एनर्जी ड्रिंक अवॉइड कीजिए। पिछले कुछ टाइम में जब से हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स ने, बड़े बड़े लोगों ने कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो कंपनीज ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। अब वो उन कोल्ड ड्रिंक की जगह पे एनर्जी ड्रिंक लेके आ गए। रेड बुल है, स्पीड है या जिंग है, और इसके बहुत सारे ऐड हैं जो आने लगे हैं, जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज़ीरो इज़ द बेस्ट। जितना आप इनसे बच सकेंगे, आप बेहतर होंगे। अगर आपको एनर्जी फील नहीं होती है, आपको लेथार्जिकनेस फील होती है, आप अपने न्यूट्रिशन को सही करें, अपने खाने को सही करें, खाने की ताकत पहचानें, उसी से आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है। फेक एनर्जी ड्रिंक आपको कहीं भी हेल्प नहीं करने वाले। देन इसके अलावा अगर आपको एनर्जी के लिए बार बार चाय लेनी पड़ती है, कॉफ़ी लेनी पड़ती है, कैफ़ीन का एक्सेस कंजम्पशन कर रहे हैं, आपको इससे बचना चाहिए। एक या मैक्सिमम दो चाय इज़ द बेस्ट। मैं दो भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, चाय जितना हो सके अवॉइड कीजिए। दो से ज़्यादा चाय बिल्कुल नहीं लेनी है, वो आपको सिर्फ फॉल्स एनर्जी ही दे रहा है। इसलिए जितना हो सके चाय से बचने की कोशिश करें। अगर आपको कोई सीवियर इमोशनल स्ट्रेस है, उसको कम करने की कोशिश करें। अपने जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, उनके पास जाएं, विज़िट करें। वो आपको आपके इस स्ट्रेस को कम करने में मदद करेंगे। जैसे आपका जो इमोशनल स्ट्रेस है वो कम होगा, आपके कार्डियक अरेस्ट की पॉसिबिलिटी कम होने लगेगी। ज़्यादातर केसेस में जो कार्डियक अरेस्ट के जो रीजंस देखे गए, उसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। स्ट्रेस की वजह से एकदम से इम्पल्स हुआ, गुस्सा आई और एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ गया, इंसान ख़त्म। और मैंने बहुत सारे बिल्कुल स्वस्थ लोगों को देखा है, उस स्ट्रेस की वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर मैनेज करने की कोशिश करें। अपने जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको इसमें बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। देन ईएम पल्स से दूर रहने की कोशिश करें। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये आपका मोबाइल खुद बोलता है। आप अपने मोबाइल के लीगल इन्फॉर्मेशन में जाके चेक कर सकते हैं। मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को ईएम पल्स से जितना बचा सकें उतना बचाने की कोशिश कीजिए। आजकल लोग 24/7 ईएम पल्स के आसपास रह रहे हैं, कोशिश कीजिए उससे बचने की। डिजिटल वॉचेस वगैरह पे को कम कीजिए, जितना एनालॉग वॉचेस को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। रात में फ़ोन का कंजम्पशन कम कीजिए।
आपके फ़ोन की डिस्टेंस आपसे कम 2 फीट होनी चाहिए जब आप सोने जाएं, जिससे आपकी नींद इम्प्रूव होगी। बेस्ट इज़ कि आप उसको अपने रूम से बाहर रखें, तो बेस्ट है। अदरवाइज़ कम से कम 2 फीट तो दूर रखें ही, ये आपका फ़ोन भी बोलता है। और इसके अलावा जब भी अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके बॉडी के साथ में टच में है, दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। लेकिन अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि आपका मोबाइल कम से कम आपसे 1.5 फीट की दूरी पे हो, जिससे आपको ईएम पल्स उसकी कम से कम असर करने वाली है। और लास्ट चीज़ कि अपनी स्लीप पे ज़्यादा ध्यान दें। अपनी आपकी स्लीप कैसे बेहतर हो सकती है, इस पे ध्यान देने की कोशिश करें। उसके लिए आपका न्यूट्रिशन सही करें, अपने एनवायरनमेंट को सही करें, और अपने ईएम पल्स के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो कार्डियक अरेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने लगेगी। क्या इंक्लूड करना है? नंबर वन, दिन में कम से कम एक बार 15 से 20 मिनट के लिए नेचर में जाके वॉक करने की कोशिश करें। घास पे जाके बेयर फुट नंगे पैर वॉक करना शुरू करें, जिससे आपकी बॉडी ज़मीन से इलेक्ट्रॉन्स लेके आपके बॉडी के जो ईएम पल्सेस हैं उनको मेंटेन करेगा। क्योंकि आजकल हम फ्लैट्स में रहते हैं, हमेशा स्लीपर्स पहने रहते हैं, फुटवियर्स पहने रहते हैं, जिसकी वजह से हम ज़मीन पे टच नहीं हो पाते हैं और हमारा जो अर्थ का कनेक्शन है वो वीक हो जाता है। तो इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, और फिर हम जब ईएम पल्स में रहते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जितनी भी आपकी ईएम पल्सेस हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, और उसको रिकवर करने के लिए नेचर में कम से कम आधा घंटा वॉक ज़रूर करें, जिससे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी कार्डियक हेल्थ बेटर हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपके बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस बता देता हूँ। आपकी ये जो उंगलियां हैं, ये सारी उंगलियां एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको दिन में 2 से 3 बार आपको सारी उंगलियों को इस तरह से रब करना है। 10-10 सेकंड के लिए सारी उंगलियों को इस तरह से रब कीजिए, और इसके बाद आप अपने हाथ को रब कीजिए, और उसकी एनर्जी इस तरह से आप अपने पूरे सर पे लेके आइए। दिन में 2 से 3 बार अगर आप करते हैं तो आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे मेंटेन होने लगेंगे, और आपके बॉडी में जो ईएम पल्सेस हैं वो बेहतर हो जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने रेगुलर स्केड्यूल में प्राणायाम को ज़रूर शामिल करें। जब आप प्राणायाम को शामिल करते हैं, ये आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाएगा, और प्राण शक्ति जब आपकी बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में जो ईएम पल्सेस हैं वो मेंटेन होने लगेंगी, आपकी जो कार्डियक हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएगी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगी हो, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वो सही चीज़ों के बारे में अवेयर हों और अपनी जान बचा पाएँ, इस इलेक्ट्रिकल शॉक से बच पाएँ।